हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑन अ स्टारी नाइट। एपिसोड की शुरुआत इसे नाम की एक लड़की से होती है जो कि बोल और सुन नहीं सकता। आज इसे एक रिवर के पास कैंपिंग करने के लिए आया है। साथ ही वो स्टार्स और वहाँ पर मौजूद एनवायरनमेंट की फोटोज क्लिक कर रहा था। वहीं पर उसे एक लड़की दिखती है सुजू नाम की। वो भी वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आई थी। उसे देखते ही ईसाई उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसकी फोटोज खींचने से खुद को रोक नहीं पाता। हालांकि सुजू उसे उसकी फोटो लेने से मना करती है, फिर भी ईसाई नहीं सुनता। यहाँ तक कि कैंप में वो सुजू को किस भी कर लेता है। इस हरकत से नाराज होकर सुजू उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। आखिर दोनों इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे यह हमें आगे पता चलेगा, पर इससे पहले इन दोनों की लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। सुजू की अगर बात करें तो वो एक डॉक्टर है। उसकी एज 35 ईयर्स है और वो अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट है। इसीलिए बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ सुजू के हाथों से अपनी डिलीवरी करवाना चाहती है। उन्हें सुजू पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। उसी हॉस्पिटल में 45 ईयर ओल्ड फूजी नाम का एक हैंडसम मेल डॉक्टर भी है। लेडीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, पर वो काफ़ी क्लमजी है। कभी कभी इधर उधर गिरता रहता है और कुछ ज़्यादा इमोशनल भी है। ऑपरेशन के टाइम पर भी उन्हें सबसे ज़्यादा घबराहट होती है कि कहीं कोई गलती उनसे ना हो जाए, लेकिन उनकी सभी गलतियों को संभालने के लिए सुजू हमेशा रेडी रहती है। क्रिटिकल से क्रिटिकल डिलीवरी भी हो वो इजीली उसे कर लेती है। साथ ही बेबी और माँ दोनों को सुजी बचा लेती है। सुजी की यही बातें फूजी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सीक्रेटली उसे लाइक भी करता है। अब इतने हेक्टिक ऑपरेशन के बाद सुजू कैंपिंग करने के लिए चली जाती है। अब हम ड्रामा के उसी फर्स्ट मोमेंट पर आ जाते हैं जहाँ पर सुजू कैंपिंग करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात इसे से होती है। इवनिंग के टाइम सुजू अपना खाना बनाकर कैंपिंग को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फिर रात को वो रिवर के पास ईसाई से मिलती है जो कि मना करने के बाद भी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। इसलिए गुस्से में सुजू उसे धक्का मारकर गिरा देती है, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो ईसाई से माफ़ी मांगती है, पर इसे कुछ भी नहीं बोलता और सुजू के ही कैंप में जाकर उसका खाना खाने लग जाता है। इस दौरान सुजू को ठंड लग रही थी, इसलिए इसे उसे अपना स्कार्फ देता है और फिर से उसकी फोटोज लेने लग जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। अगले दिन अब जब सुजू की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने टेंट के अंदर पाती है। बाहर इसे साइन लैंग्वेज में उसे कुछ बोलकर चला जाता है। सुजू को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए घर जाकर वो इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है। तब जाकर उसे ईसाई का साइन लैंग्वेज समझ में आता है कि तुमने कल रात नशे में उल्टी कर दी थी, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। सुजू को ईसाई की उस काफ से भी उल्टी की स्मेल आ रही थी, जिससे वो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। ऊपर से कल रात तो उसने ईसाई को पहली मुलाकात में एक किस कर लिया था, जो बात उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर भी वो उन बातों को इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। फिर अच्छे से अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद इवनिंग को उसी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सेंट्रल हॉस्पिटल से एक कॉल आता है जो उसे उसकी माँ आइको की मौत के बारे में खबर देते हैं। 1 महीना पहले ही उसकी माँ आइको को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अभी कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो गई। ये खबर मिलते ही सुजू तुरंत अपनी माँ की फ्यूनरल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे जो उसे उसके पहले की जॉब के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की इतनी अच्छी जॉब छोड़कर सुजू क्यों एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। पर सुजू उनके सवालों को कोई भी जवाब नहीं देती। उसने अभी अपनी माँ को खोया है, वो उसके शौक से बाहर नहीं निकली है, तो रिलेटिव्स के बेकार सवालों का जवाब वो क्या दे। इसीलिए वो उनसे दूर जाकर एक जगह पर अकेले बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करने लग जाती है। तभी उसके पास ईसाई आता है एक बॉक्स लेकर, जिसे वहाँ पर देखकर सुजू भी शॉक हो जाती है। ईसाई का वहाँ पर होना उसकी एक ड्यूटी है, क्योंकि इसे एक डेथ क्लीनिंग कंपनी में काम करता है जहाँ पर मरने वाले या फिर मर चुके लोगों के घर का सामान को शिफ्ट किया जाता है। साथ ही उनके ज़रूरी सामान को उनके अपनों को सौंप दिया जाता है, ताकि मरने वाले पर्सन के अपने उनके सामान को एक मेमोरी की तरह अपने पास संभाल कर रख सके। कुछ दिनों पहले ईसाई और उसका दोस्त हारू अपने टीम लीडर किरियो के ऑर्डर पर सुजुकी माँ आइको के घर का सामान पैक करने के लिए गए थे। पहले ही उन्होंने आइको से पूछ लिया था कि उनका कौन सा सामान इम्पोर्टेंट है उनकी बेटी तक पहुंचाने के लिए और कौन सा सामान वो लोग कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करके सामान पैक करने लग जाते हैं। इस दौरान ईसाई को एक एडल्ट फिल्म की सीडी मिलती है जो कि ईसाई और हारू दोनों को ही देखने का मन था, लेकिन देखने के लिए उनके पास कोई प्राइवेट जगह नहीं थी। इसीलिए वो दोनों उस फिल्म की सीडी को पैक करके रख देते हैं। फिर पूरा सामान पैक करके खाली घर को वो दोनों
आइको के रिस्पेक्ट में प्रे करते हैं, क्योंकि आइको उस घर के अंदर इतने सालों तक रही है, वहाँ पर उनकी कई सारी मेमोरीज हैं। इस तरीके से प्रे करना उनके काम का एक हिस्सा है। कुछ दिनों बाद ईसाई आइको को वही इंपॉर्टेंट सामान लेकर उनके फ्यूनरल में जाता है, उनकी बेटी सुजू से मिलने के लिए। इसी वजह से आज फ्यूनरल में दोनों की मुलाकात हुई। इसे बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने आईपैड और फ़ोन में लिख लिख कर उसे अपनी बात समझाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और वो वहाँ पर काम करता है। जिसके बाद इसे सुजू को उसकी मॉम आइको का इम्पोर्टेंट सामान देता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि उसकी मॉम उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर साफ करने के लिए उन्होंने उसे हायर किया था। ये बात सुनकर सुजू रोने लग जाती है। वो लास्ट ईयर न्यू ईयर में अपनी मॉम से मिली थी, तब से लेकर अब तक वो अपनी माँ से मिल ही नहीं पाई। उसकी मॉम कितनी अकेली होगी, उन्होंने उसे कितना मिस किया होगा। अपनी मॉम के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में भी उसे कोई खबर नहीं मिली। अपने आखिरी टाइम में उसकी माँ अकेलेपन में घुट घुट कर मरी होगी। वो बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। अपनी मॉम को उसने अकेला छोड़ दिया अपने काम की वजह से। सुजू को ऐसे रोता हुआ देखकर इसे अपने फ़ोन में लिखकर उसे समझाता है कि वो एक बुरी बेटी नहीं है, उसकी मॉम की मौत अकेलेपन में नहीं हुई है, उल्टा उन्होंने तो अपना आखिरी टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। इसका सबूत है उनका कैलेंडर, जिसमें वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर जाएंगी, क्या करेंगी, ये लिखा था। अपने दोस्तों के साथ उनकी हंसती खेलती फोटोज़ भी थी। ऊपर से वो एडल्ट मूवीज़ भी देखती थी। सुजू की टॉयज़, उसकी लिपस्टिक को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। मतलब कि एक पर्सन अपनी लाइफ जो एंजॉयमेंट करना चाहता था वो सब आइको ने किया था। ऊपर से जब ईसाई उनसे मिला था तब उन्होंने सुजू के बारे में काफ़ी तारीफ़ की थी। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी प्राउड थी। ये सब सुनकर और अपनी माँ की वही चीज़ें देखकर सुजू काफ़ी इमोशनल होती है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी मॉम आइको अपने आखिरी टाइम में अकेली नहीं थी। सुजू को चाइल्डहुड से लेकर अब तक अपनी मॉम के साथ बिताए हुए वो सभी पल याद आते हैं। वो दोनों ही अपनी लाइफ में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े थे। सुजू के फादर का क्या हुआ था ये अभी तक हमें नहीं बताया गया, पर सुजू की माँ ने उसे अकेले संभाला, उसे एक डॉक्टर बनाया। यही बातें याद करके सुजू रोने लग जाती है और इसे उसे कंफर्ट करता है। जिसके बाद सुजू अपनी मॉम का सामान लेकर अपने रिलेटिव्स के पास जाती है फ्यूनरल का बाकी काम करने के लिए। इसे उसके रिलेटिव्स को भी अपनी डेथ क्लीनिंग कंपनी का कार्ड देता है और उनकी कंपनी का काम समझाने लग जाता है, लेकिन सुजू के रिलेटिव्स उसकी बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। अगले दिन सुजू अपनी ड्यूटी में जाती है। उसे वहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक थे। अभी कल ही तो उसकी मॉम की मौत हुई है और आज वो ड्यूटी पर आ गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुजू को कोई दिलासा देने की। पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, पर अपनी मॉम की रिसेंट मौत के बाद भी सुजू एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को सक्सेसफुली कर देती है, जहाँ पर एक लेडी को बहुत तेज लेबर पेन हो रहा था। उसका बेबी बीच में ही अटक चुका था और बाहर नहीं आ रहा था। उस लेडी की थोड़ी एज भी हो चुकी थी, इसलिए उसकी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। वो लेडी बार बार अपनी मॉम को याद कर रही थी जिनका 3 साल पहले मौत हो गई। अब उस लेडी को हिम्मत देने के लिए सुजू उस लेडी की मॉम की तरह बिहेव करती है और उसे पुश करने के लिए हिम्मत देती है। इस बात से उस लेडी में हिम्मत आ जाती है। तब जाकर उस लेडी की एक सक्सेसफुल डिलीवरी होती है। उसका बेबी भी बिल्कुल ठीक था। इस डिलीवरी के बाद सुजू को अपनी मॉम की याद आती है, जो कि उसकी खुशी या फिर दुख हर कदम में उसका साथ देती थी। शायद पास में सुजू ने एक ऑपरेशन के टाइम गलती कर दी थी, जिस दौरान भी उसकी माँ उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद अब फूजी सुजू से आज के ऑपरेशन के बारे में पूछता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजू ने उस लेडी के सामने उसकी मॉम की तरह क्यों बिहेव किया। क्या इसीलिए कि वो खुद भी अपनी मॉम को मिस कर रही है? लेकिन सुजू इस बारे में फूजी को कोई भी जवाब नहीं देती, सिर्फ उसे पेशेंट के दिल को समझने की एडवाइस देती है। कुछ देर बाद फूजी उसके लिए लंच लेकर आता है ताकि लंच के बहाने वो उसके साथ बातें कर सके, पर उनके बीच ज़्यादा बातें होती उससे पहले ही वहाँ पर बाकी हॉस्पिटल स्टाफ और चार्ली नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि हॉस्पिटल की नर्स कीटा का बेटा है। वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल नेचर का है, जो कि सबको खुश रखता है। वहीं इसे को एक ओल्ड पर्सन का घर क्लीन करना था, जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हुई थी। उनका बेटा जब घर में आता है तो इसे का दोस्त हारो ने एक डायरी देता है। उस डायरी में कुछ बिल्डिंग की फोटो थी जो कि इसी पर्सन ने डिज़ाइन की थी। वो पर्सन एक आर्किटेक्ट थी। उसके फादर उसे लेकर इतना प्राउड थे कि उसकी बनाई हुई सभी बिल्डिंग की फ़ोटोज़ इस डायरी में उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी, जो देखकर वो पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। आज अगर डेथ क्लीनिंग स्टाफ उन्हें डायरी ना देते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। फिर इवनिंग को ऑफिस में इसे की टीम लीडर
किरियो से जिन लोगों की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है उनकी चीज़ों को डोनेट करने या फिर डिस्पोज करने का ऑर्डर देती है। इतने टाइम तक अगर उनकी फैमिली मेम्बर उनकी बिलोंगिंग लेने के लिए नहीं आए, उनकी चीज़ें स्टोर रूम में रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब तक उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं होती, उन लोगों की चीज़ें को फेंकने के लिए सही रेडी नहीं था। उसके मुताबिक एक फैमिली के लिए उनकी मेंबर्स की कोई भी चीज़ उनके जीने का सहारा बन सकती है। उनका ये सहारा छीनने का उन्हें कोई हक नहीं है। हालांकि इसे कि ये बातें किरियो को सही नहीं लगती, पर वो इस बारे में उससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती। अगले दिन फूजी सूजू की मॉम की ग्रेव पर जाकर फ्लैश चढ़ाता है। वहीं सूजू इसे एक स्कार्फ लेकर उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वहाँ पर इसे के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो रिवर के पास में फ़ोटो खींचने गया है। सूजू तुरंत उस तरफ जाती है। कुछ देर ढूंढने पर उसे वहाँ पर मिल जाता है। एक फ़ोटो खींचते टाइम इसे की नज़र सूजू पर पड़ती है। सूजू उसके पास जाती है और उसे स्कार्फ देती है। साथ ही उसे इशारों से समझाती है कि उस रात उनके बीच वो किस गलती से हुआ था। वो उस टाइम बहुत ही नशे में थी, लेकिन वो इस बात से खुश है कि उसकी माँ से ईसाई आखिरी टाइम में मिला था और उनके सामान को उसने संभाला। साथ ही सूजू से साइन लैंग्वेज में थैंक यू भी बोलती है और उनके बीच हुए किस को भूलने के लिए बोलती है, जो देखकर वो उसकी तरफ स्माइल करता है। फिर ऐसे ही सूजू का फ़ोन लेकर उसका नंबर सेव कर लेता है ताकि मैसेज के ज़रिए वो उससे बातचीत कर सके। उसके बाद दोनों को कुछ भी खाना होता है तो दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजकर अपनी बात रखते थे। अब सूजू को आज ड्यूटी पर नहीं जाना था, इसलिए इसे उसे एक फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो खुद 3D ग्लासेस पहन लेता है ताकि सबटाइटल से मूवी को समझ सके, वरना डेफ होने के कारण उसे नॉर्मल लोगों की तरह मूवी समझ नहीं आती थी। मूवी के इमोशनल सीन देखकर सूजू तो रो रही थी, जिसका मासूम फेस देखकर इसे स्माइल करता है। फिर वो उसे एक कैफे में लेकर जाता है, पर उनका बिल सूजू खुद पे करती है क्योंकि वो ईसाई से एज में बड़ी थी। इस दौरान दोनों मैसेज भेजकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी सूजू को हॉस्पिटल से इमरजेंसी केस के लिए कॉल आ जाता है, इसीलिए सूजू ईसाई से फिर मिलने का प्रॉमिस करके हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सूजू को नर्स से इमरजेंसी डिलीवरी केस को लेकर प्रेग्नेंट लेडी की पूरी रिपोर्ट मिलती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फूजी के साथ मिलकर वो एक सक्सेसफुल डिलीवरी करती है। उस बेबी को देखकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश था। वो बेबी था ही इतना क्यूट, पर उस बेबी की माँ सानपी उसकी तरफ देखने को भी राजी नहीं थी। उसने उस बेबी की तरफ मुंह मोड़ लिया था, जैसे कि उसे अपने बच्चे से ही नफरत हो। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, जो बात पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को अजीब लगती है। लेकिन सूजू उस बच्चे की माँ का दर्द समझ रही थी। सानपी के लिए एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। बच्चे के फादर के साथ उसकी अपनी फैमिली ने भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसके दिल में बच्चे को लेकर नफरत भर चुकी थी। बस यही अच्छी बात है कि बच्चा और माँ दोनों सही सलामत है। जिसके बाद सूजू डॉक्टर फूजी को बच्चे की माँ पर नजर रखने के लिए बोलकर चली जाती है। रास्ते में हॉस्पिटल डीन गोंगो के साथ सूजू इसी केस के बारे में डिस्कस करती है कि अगर सानपी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो उन्हें किसी गवर्नमेंट चाइल्ड वर्कर या फिर किसी ऑर्फनेज में बात करनी होगी। लेकिन इसके पहले बच्चे के साथ सानपी की इमोशनल अटैचमेंट है या फिर नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। रात में सूजी को ईसाई का मैसेज आता है जहाँ पर उसने उसके फ़ोटोज़ भेजे थे जो कि उसने उस दिन कैंपिंग साइट पर ली थी। वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सूजी को भी वो काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद ईसाई सूजी को एक मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन कुछ देर तक सूजी का रिप्लाई नहीं आता, जिससे कि वो बेचैन हो रहा था। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि कहीं सूजी ने उसके साथ मूवी देखने को लेकर रिप्लाई तो नहीं किया, क्योंकि उसने उसका मैसेज सीन कर लिया था। लेकिन उसे क्या पता कि सूजी उसका मैसेज पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। अगले दिन भी जब सूजी का रिप्लाई नहीं आता तो इसे का दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए आज वो किसी के साथ बात नहीं करता। ऊपर से जब वो और उसका दोस्त वही सीडी देखने का प्लान बना रहे थे, उसी टाइम उनकी टीम लीडर को वही सीडी मिल जाती है। उसे पता है कि ये सीडी उन्हें किसी कस्टमर के घर से मिली है, जिसे अपने पास रखना रूल्स के खिलाफ है। तभी इसे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जापानीज एडल्ट मूवी है जिसमें स्टोरी और इमोशंस भी है और एक अच्छी स्टोरी है और उनके जापान के कल्चर्स में से एक है, इसे देखना तो बनता ही है। पर टीम लीडर उन्हें वो सीडी वापस नहीं देती, जिससे ईसाई और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर फूजे उस बच्चे के साथ बहुत ही क्लोज हो चुके थे। उसके साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक अलग ही अटैचमेंट उन्हें उस बच्चे के साथ हो चुका था, जो देखकर नर्स भी उन्हें चिढ़ा रही थी। उसके बाद डॉक्टर फूजे सूजू के साथ उस बच्चे की माँ से बात करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सूजू सानपी का डिसीजन जानना चाहती
चाहती थी कि वो बच्चे को खुद पालेगी या फिर गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट वाले उसे किसी फॉस्टर होम में या फिर ऑर्फनेज भेज दे। अब तक बातचीत सही चल रही थी, पर जब फौजी सानपी से उसके बच्चे को गोद में लेने और उसे एक नाम देने के लिए बोलता है तो सानपी भड़क जाती है। उसका बुरी तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसके मुताबिक इस बच्चे की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। सानपी को इतना रोते और चिल्लाते हुए देखकर सुजू फूजी को बाहर ले जाती है और सानपी को अकेला छोड़ देती है। बाहर ले जाकर वो डॉक्टर फूजी को इस बारे में समझाती है कि वो किसी भी पेशेंट की ट्रॉमा को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। इस टाइम सानपी का सबसे बड़ा ट्रॉमा ये बच्चा है, इसलिए उस बच्चे के करीब आने के लिए उसे फोर्स करना सही नहीं है। उन्हें सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि माँ की इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। सालों पहले सुजू ने भी ऐसे ही गलती की थी अपने पहले जॉब पर। तब एक प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उस वजह से उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। पर तब सुजू ने माँ से ज़्यादा बच्चे को बचाना ज़रूरी समझा। वो उस बच्चे को बचाने में इतना बिजी हो गई कि उस माँ को उसने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया था और वो लेडी हैवी ब्लीडिंग और पेन की वजह से मर गई। इसीलिए उस बच्चे को बचाने के बाद भी उस पर केस हुआ, उसकी जॉब चली गई। इसीलिए वो इस छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है। हालांकि उस केस का ट्रायल खत्म हो चुका है, पर उस माँ को बचाने की जगह उसे इग्नोर करने का दुख अब भी सूजी को है। वो डॉक्टर होकर भी दूसरे लोगों की तरह बन चुकी थी, जो एक ऐसे टाइम पर बच्चे को बचाना ज़रूरी समझती है, भले ही माँ मर जाए। सुजू की ये बात सुनकर फूजी को अपना एक पास टाइम याद आता है, जहाँ पर उनकी वाइफ अयाको भी हैवी ब्लीडिंग की वजह से मर गई। यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी डॉक्टर नहीं बचा पाए थे। एक ही पल में फूजी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। शायद इसी वजह से फूजी अब सानपी के बच्चे से इतना इमोशनली अटैच हो चुका है, उस बच्चे को इतना प्यार कर रहा है। इवनिंग में घर जाते टाइम सूजी को ईसाई का मैसेज आता है, जो कि उसे एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजता है और उसे वहाँ डिनर के लिए आने बोलता है। सुजू भी उसकी बात मानकर वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि ईसाई का मूवी प्लान कैंसिल करने का उसे दुख था। लेकिन वहाँ पर जाकर वो उसके दोस्त हारू से मिलती है, जिनके साथ सुजू की अच्छी जान पहचान हो जाती है। यहाँ तक कि हारू सुजू को कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाता है, ताकि सुजू आसानी से ईसाई के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। ईसाई के जानने वालों में सिर्फ हारू को ही अच्छे से साइन लैंग्वेज आती थी। इस दौरान ईसाई साइन लैंग्वेज में हारू को बताता है कि वो सुजू को जल्दी प्रपोज करने वाला है, उसे सुजू से प्यार हो गया है। ये बात जानकर हारू भी शॉक था, पर वो ईसाई का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इस साइन लैंग्वेज का मतलब सुजू को नहीं समझाता। अगले दिन सुजू फिर से डिनर के लिए ईसाई और हारू से मिलती है और डिनर के बाद ईसाई सुजू को घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में वो उनके नामों को किसी साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, सूजी को सिखाता है। सुजू भी मज़े से सीख रही थी। अगले दिन ईसाई हारू के साथ एक ओल्ड पर्सन का सामान पैक करने और उन्हें शिफ्ट करने के लिए गया हुआ था। उस ओल्ड पर्सन की मौत हो चुकी थी और उसकी बहुत सारी कैट्स थी। अब सामान तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इन कैट्स का क्या करें? घर में इतनी सारी कैट्स थी, इसका मतलब तो यही है कि उस ओल्ड पर्सन के लिए कैट उनके बच्चे जैसी है। इसीलिए उन कैट्स को अच्छी जगह पर रखना, उन्हें खुशी देना उसकी ड्यूटी है। जिसके बाद ईसाई उन कैट्स को अच्छे ओनर और उनके घर देने का डिसाइड करता है, ताकि उन कैट्स को इसी ओल्ड मैन की तरह अच्छे ओनर का प्यार मिलता रहे। कैट्स को वो शेल्टर होम में तो नहीं भेजने वाला था। यहाँ तक कि ईसाई उन कैट्स को अपने ऑफिस में भी ले जाता है। कैट्स को लेकर अपने प्लान के बारे में वो बताता है कि जब तक कोई अच्छा ओनर नहीं मिल जाता, वो उन कैट्स को इस ऑफिस में ही रखने वाला था। बाकी एम्प्लॉयज़ तो इस बात से खुश थे, वो लोग उन कैट्स के साथ भी खेल रहे थे। पर उनकी टीम लीडर किरियो इस बात से टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इन्हें ईसाई और हारू की तरह फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती है, मतलब कि उसे ये कैच संभालनी होगी और उसे पता है कि ईसाई ने जो डिसीजन एक बार ले लिया वो बदलेगा नहीं। जिसके बाद ईसाई उन कैट्स के लिए ओनर ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हंगामा मचा हुआ था। सानपी अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग चुकी थी, मतलब कि बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें ले लेनी होगी। सानपी उस बच्चे से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। इस बात का सबसे बड़ा शौक लगा था डॉक्टर फूजी को। उन्हें उस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। सूजी के मुताबिक देखा जाए तो सानपी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो शुरुआत में डिसीजन ले लिया था कि ये प्रेगनेंसी अनवांटेड है, उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन जापान में अबॉर्शन इलीगल है, इसलिए सानपी को ये बच्चा पैदा करना पड़ा। अगर वो अबॉर्शन कर पाती तो ना ही वो इतना इमोशनली ब्रेकडाउन करती और ना ही ये बच्चा इस तरीके से अनाथ होता। अब शायद ये बच्चा पूरी लाइफ यही सोचेगा कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया, उसकी कोई फैमिली क्यों नहीं है। जिसके बाद सूजो
ईसाई से मिलने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर ईसाई दूर से उसे साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो कैट्स के लिए फैमिली ढूंढ रहा है। तब सूजो भी उसे मैसेज भेजकर कहती है कि वो एक बच्चे के लिए फैमिली ढूंढ रही है। दोनों फिर एक कैफे में जाते हैं इसी बारे में बात करने के लिए। इस दौरान सूजो ईसाई को सानपी और उसके बच्चे के बारे में पूरा मामला बता देती है। ये सब सुनकर ईसाई तो तुरंत उस बच्चे की माँ को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, ताकि एक आखिरी बार सानपी को इस बच्चे की इम्पोर्टेंस समझा सके। फैमिली को खोना क्या होता है उसे पता है। जब वो हाई स्कूल में था तब एक एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली, अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तब से वो अकेला है। उनकी फ्यूनरल में कई सारे रिलेटिव्स आए थे जो कि उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वहाँ पर समझाने वाला कोई भी नहीं है। ये सब सुनकर सूजो को उसके लिए बुरा लगता है। फिर भी वो ईसाई से सानपी को ढूंढने से मना करती है, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती सानवी को उसका बच्चा सौंप देगा, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देगा, तो ना ही बच्चा खुश रहेगा और ना ही उसकी माँ। सूजो की ये बात ईसाई को भी सही लगती है। दोनों फिर अपनी लाइफ की दूसरी बातें शेयर करते हैं। अगले दिन अब हॉस्पिटल में डीन और सूजो गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट और एक ऑर्फनेज से सानपी के बच्चे के बारे में बात करते हैं। इस दौरान डॉक्टर फूजी बच्चे का पूरा ख्याल रख रहे थे। उस बच्चे को उन्होंने अपना ही बच्चा मान लिया था, क्योंकि उनका अपना बच्चा तो पैदा होने से पहले ही मर गया था। उस बच्चे की काफ़ी फ़ोटोज़ भी उन्होंने खींच ली थी। अगले दिन पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट और ऑर्फनेज की एक नन आती है। जब तक बच्चे को कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट नहीं करती, तब तक चर्च की ऑर्फनेज की नन्स उस बच्चे का ख्याल रखेंगी। उसके बाद सभी उस बच्चे को उन्हें सौंप देते हैं। उसे जाता हुआ देखकर सबसे ज़्यादा डॉक्टर फूजी इमोशनल हो रहे थे, पर उन्हें इस बात की होप थी कि अब उस बच्चे को किसी न किसी का प्यार तो मिलेगा। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर नर्स कीटा का बेटा चार्ली आता है, जो कि उन्हें अपने न्यू काम का कार्ड देता है, जहाँ वो एक प्रोफेशनल कडलर का काम करता था। जिन भी लोगों को अकेले सोने में प्रॉब्लम होती थी, उन्हें वो कडल करके कंफर्ट करके सोने में हेल्प करता था। कुछ देर बाद डॉक्टर फूजी लंच करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने जितना ही खाना अलग से सर्व करके अपने सामने रखते हैं अपनी मरी हुई वाइफ अयाको के लिए। ये अयाको की तरफ उनका प्यार जताने का एक तरीका था, भले ही अब वो इस दुनिया में ना हो। आज नर्स सूरो भी उनकी वाइफ के लिए कुछ खाना रखने के लिए आई थी, जो बात डॉक्टर फूजी को बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं कैट को छोड़कर बाकी सभी कैट्स को अच्छे ओनर मिल चुके थे। सिर्फ एक आखिरी कैट के लिए ईसाई ने कोई ओनर नहीं ढूंढा था, क्योंकि उस कैट से ऑफिस के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, जो देखकर वो काफ़ी खुश था। साई को फिर एक रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ सूजो दिखती है। दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके बीच से ट्रेन गुजर जाती है। ट्रेन के जाते ही ईसाई साइन लैंग्वेज में सूजी को प्रपोज करता है, जो देखकर वो काफ़ी शॉक होती है। अब ईसाई उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजो उसे रोक देती है। उनके बीच 10 साल का एज गैप था। वो इतनी जल्दी उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो कुछ टाइम उनके रिश्ते को समझकर, एक दूसरे को जानकर ही आगे बढ़ना चाहती थी। ईसाई भी उसकी बात मान जाता है, जो बात सूजो को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले दिन सूजो ईसाई की बात सोचकर ही स्माइल कर रही थी। सूजो का ये बदलता हुआ बिहेवियर नर्स कीटा भी नोटिस करती है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं पूछती। वहीं ईसाई भी सूजो के बारे में सोच रहा था, और आज वो काजुया नाम के एक पर्सन के घर का सामान पैक करने के लिए गया था। काजुया की कुछ ही दिनों पहले मौत हुई थी। सामान पैक करते दौरान ईसाई को एक ड्रॉर में एक डायमंड रिंग और मिनामी नाम की एक लड़की के लिए लेटर मिलता है, जिसे वो इम्पोर्टेंट सामान वाले बॉक्स में रख देता है। घर का फोटो एल्बम चेक करने पर उसे वहाँ पर मिनामी की फोटो मिलती है। असल में मिनामी काजुया के साथ स्कूल टाइम में थी, लेकिन यहाँ पर हारू के मांगने पर भी ईसाई वो लेटर उसे नहीं देता। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काजुया का आखिरी लेटर उसके प्यार मिनामी तक पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल डीन पूरे स्टाफ को उनके साथ संडे के दिन फिशिंग और कैंपिंग करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। फ्री ड्यूटी खत्म होने के बाद सूजू को हम एक साइन लैंग्वेज क्लास में देखते हैं। वहीं पर ईसाई की टीम लीडर की रियू भी मौजूद थी। दोनों ही लेडीज़ यहाँ पर ईसाई के साथ इजीली बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखने आए थे। साइन लैंग्वेज क्लास में बात करना मना था, सबको सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज़ करके ही अपनी कॉन्वर्जेशन करनी थी। ये चीज़ें सबके लिए मुश्किल हो रही थी, लेकिन सभी पूरी मेहनत कर रहे थे। ऊपर से क्लास के दौरान सूजू और किरियो के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों डिनर पर भी जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। वैसे भी एक बार जब सूजू ईसाई के बारे में पूछने के लिए डेथ क्लीनिंग की ऑफिस आई थी, तब से ही वो और किरायू
एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर सुजू को उससे पता चलता है कि उसने ईसाई के पेरेंट्स की मौत के बाद उनके घर का सामान पैक किया था। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ईसाई इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्हें देखते ही मरने आ गया था। किसी तरीके से उसके रिलेटिव ने उसे रोका, पर ईसाई अपने पेरेंट्स की चीज़ों को किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। तब किराई ने शांति से उसे समझाया कि वो उसके पेरेंट्स की चीज़ों को फेंक नहीं देंगे, बल्कि उनको डोनेट करेंगे, कोई और उन चीज़ों को यूज़ करेगा। इस तरीके से उसके पेरेंट्स की यादें, उनकी बिलोंगिंग हमेशा स्पेशल रहेगी और उसके पेरेंट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोग ईसाई को ही लौटा देंगे, जिन्हें वो अपने पेरेंट्स की याद बनाकर हमेशा रख सकते हैं। किरयू की ये बात सुनकर ईसाई उन्हें उनका काम करने के लिए देता है। फिर काम करते दौरान किरायू को घर में ईसाई का वही बर्तन मिलता है जिसमें उसने 100 डेज ओल्ड होने पर अपना पहला खाना बनाया था। उसे उसकी माँ ने अब तक संभाल कर रखा था, जिसे अब किरयू ईसाई को देती है और उसके फादर का कैमरा भी देती है। ईसाई के फादर के सामने इम्पॉर्टेंट सामान के रूप में बस ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट सामान को एक बॉक्स में पैक करके किरयू ईसाई को सौंप देती है, ताकि वो उनके सहारे अपने पेरेंट्स के साथ महसूस कर सके। उस बॉक्स में स्टार की ड्राइंग की गई थी, शायद इसीलिए ईसाई को स्टार्स की फ़ोटोज़ लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ईसाई अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगता है। कुछ 1 महीने बाद ईसाई एक दिन डेथ क्लिनिक के ऑफिस आकर किरयू से एक लेटर में लिखकर कहा कि उसे भी यहाँ पर काम करना है, उसे भी एक डेथ क्लीनर बनना है। शायद डेथ क्लीनर की वजह से उसने अपने पेरेंट्स की उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उनका साथ पा लिया था, इसीलिए अब वो भी यही काम करना चाहता था। बस तब से ही ईसाई किरयू की लाइफ के साथ उनके ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। यहाँ तक कि ईसाई किरयू की बेटी साकू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। उनके 20 सालों की बॉन्डिंग जो बन चुकी है। वहीं साकू स्कूल से डायरेक्ट ऑफिस आ जाती है ईसाई के लिए लंच लेकर। ईसाई उसके लिए इतना खास है कि साकू ने साइन लैंग्वेज भी सीख लिया था। रात को अब घर जाकर ईसाई साकू को कॉल करता है। उस टाइम सुजू नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी और उसे अचानक से वीडियो कॉल उठा लिया। उसने उस वक्त सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। इस चीज़ से एम्बैरेस होकर ईसाई कॉल कट कर देता है और कुछ टाइम बाद उसे मैसेज करके संडे को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन संडे को तो सुजू अपने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने जाने वाली थी, इसलिए वो उस दिन मिलने से मना करती है, जिस बात से ईसाई थोड़ा सा नाराज होता है। लेकिन वो सुजू को मिलने के लिए फोर्स नहीं करता। संडे को अब सुजू हॉस्पिटल डीन और डॉक्टर फूजी के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने जाती है। हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ किसी वजह से आ नहीं पाए थे, इसलिए वो लोग फिशिंग करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर फिशिंग करने के बाद डीन को उनकी वाइफ का कॉल आता है। वो आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए थे, इसलिए वो उन्हें कंपनी एंजॉय करने के लिए बोलकर जल्दी से घर पर चले जाते हैं। अब तो सुजू और डॉक्टर फूजी के पास फिशेस भी थी, लेकिन दोनों भला क्या ही कैंपिंग का झमेला करते, इसीलिए फूजी सुजू को अपने घर पर इन्वाइट करता है, वहीं पर ही फिश पकाकर लंच करने के लिए, जिसके लिए वो मान जाती है। इधर ईसाई काजुया का लेटर पढ़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब तक तुम्हें लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं मर चुका होगा। सॉरी मिनामी, 3 साल बाद तुम्हें हमारा प्यार याद दिलाने के लिए। सॉरी, मुझे जवाब देने में 3 साल देर हो गई, पर मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मिनामी, आई लव यू। बस यही लेटर और रिंग लेकर ईसाई मिनामी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो स्कूल में मिनामी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी वो याद नहीं थी। यहाँ तक कि स्कूल के आसपास शॉप से भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलती। पर जब ईसाई एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तब वहाँ की वेट्रेस को ईसाई के पास मिनामी की फ़ोटो दिखती है। वो वेट्रेस मिनामी की दोस्त थी। बस उसी वेट्रेस से मिनामी की इन्फॉर्मेशन लेकर वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं फूजी के घर में फूजी खुद लंच प्रिपेयर करता है और लंच के दौरान वो अपनी वाइफ की बातें सुजू के साथ शेयर करता है। जब फौजी की वाइफ आयाको की डिलीवरी होने वाली थी, उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड प्रेशर उसका काफ़ी ज़्यादा हाई था और एंड में जाकर डॉक्टर्स आयाको और उसके बच्चों को भी नहीं बचाए। उस दिन एक ही पल में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो लोग बच्चा करने का डिसीजन ना लेते तो ना ही किसी बच्चे की मौत होती और ना ही आयाको की मौत होती। फिर जब उनकी वाइफ की डेड बॉडी को कार में रखा गया तो सभी डॉक्टर शांत खड़े हुए थे। सिर्फ एक डॉक्टर ऐसी थी जो कि कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। उस डॉक्टर को फौजी जैसे ही आयाको और उसकी बच्ची की मौत का दुख था, जैसे कि वो डॉक्टर उसकी भी फैमिली हो।
उस डॉक्टर का यही प्योर हार्ट देखकर फूजी ने डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया था। नहीं तो उससे पहले वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। और सबसे मजे की बात ये थी कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि सूजी थी। उस टाइम पर सूजी एक इंटर्न थी। ये सच्चाई जानकर आज फिर से फूजी और सूजू आयोको और उसके बच्चों को याद करके काफ़ी इमोशनल होते हैं। सूजी को वो इंसिडेंट तो याद था, पर फूजी आयोको का हस्बैंड था, ये बात उसे याद नहीं थी। इसीलिए एक ही हॉस्पिटल में काम करने के बाद भी सूजी डॉक्टर फूजी को पहचान नहीं पाई। वहीं ईसाई जब मिनामी से मिलकर उसे काजुया का उसके लिए छोड़ा हुआ लेटर और रिंग देता है तो मिनामी एकदम से भड़क जाती है। वो काजुया की कोई भी चीज़ देखना तो दूर, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि गुस्से में वो ईसाई को धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है। फिर जब उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर वहाँ पर आता है तो मिनामी उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जो चीज़ ईसाई के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि कैसे मिनामी के लिए उसका पहला प्यार काजुया कोई मायने नहीं रखता। एक दिन में इतना बुरा इंसिडेंट काफ़ी नहीं था। घर जाते टाइम ईसाई को सूजू डॉक्टर फूजी के साथ दिखती है। उस टाइम पर फूजी गिर गया था, जिसे सूजू सहारा देकर घर की तरफ ले जा रही थी और उन्हें एक साथ देखकर ईसाई जरा भी खुश नहीं था। अगले दिन जब हॉस्पिटल में सबको लगता है कि सूजू कल फूजी के घर पर लंच कर रही थी तो सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सूजू की तरफ से ऐसी कोई भी फीलिंग फूजी की तरफ नहीं थी। उसके बाद इवनिंग को सूजू साइन लैंग्वेज क्लास में जाती है, जहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद किरयू बैक पेन का बहाना बनाकर सूजू को फ्रूट जेली देती है और उसे ईसाई के घर ले जाने के लिए बोलती है। पर रियलिटी में वो ईसाई और सूजू को करीब लाना चाहती थी। उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। सूजू ईसाई से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ईसाई की ग्रैंडमदर से होती है, जो कि उसके जैसे ही डेफ थी। वो सूजू को ईसाई की रूम तक लेकर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ईसाई को थोड़ा सा बुखार है। वही रूम में वो ईसाई की खींची हुई सबसे इम्पोर्टेंट फोटोज के बीच में अपनी एक फोटोज भी देखती है। मतलब कि ईसाई के लिए अब सूजू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। ये चीज़ सूजू को काफ़ी पसंद आती है। पिछली रात सूजू को फूजी के साथ देखकर ईसाई तो नाराज़ था, लेकिन सूजी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके उसकी नाराज़गी दूर हो जाती है। इस दौरान दोनों थोड़ा सा करीब भी आ गए थे, पर सूजू ने ईसाई को कुछ दिनों तक करीब आने से मना किया था, इसीलिए वो सूजू को खुद से दूर कर देता है। उस रात ईसाई से बात करते करते सूजू को वही नींद आ जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ईसाई उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ईसाई सूजी के साथ मिनामी और काजुयो की स्टोरी शेयर करता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसके मुताबिक मिनामी की अब फैमिली हो चुकी है, इसलिए शायद वो अपने पुराने प्यार को इग्नोर कर रही है। उन्हें उनकी पूरी लाइफ स्टोरी पता नहीं है, तो इस तरीके से उन्हें मिनामी को जज नहीं करना चाहिए। काजुया की मौत की बात करते करते सूजू को पास्ट का वही इंसिडेंट याद आता है जब डिलीवरी के टाइम एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी मां मर गई थी। तब उसके ऊपर केस भी हुआ था और लोग उसे क्रिमिनल मर्डर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो उस केस से तो बाहर आ गई, लेकिन आज तक उसे उस पेशेंट को ना बचा पाने का गिल्ट है। यहाँ पर सूजू को दुखी देखकर ईसाई उसे डांस करवाने और उसका मूड सही करने लग जाता है। सूजू उसके साथ टाइम स्पेंड करके अपने सारे दुख भूल जाती है और एंजॉय करती है। तभी हम कुछ दूर पर एक पर्सन को नोटिस करते हैं, जो कि दूर से ही उन्हें गुस्से में देख रहा था, पर उसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता। इधर सूजू एक पॉइंट पर ईसाई को किस करने ही वाली थी, लेकिन वो उसे रोक देता है, क्योंकि उनके बीच तो डील हुई थी ना कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ कर ही अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर सूजू काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है, फिर भी वो ईसाई को उसके फॉरहेड पर किस कर ही देती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।